नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूनम भगत है और हमारे चैनल फिनटेक पूनम में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल द्वारा आपको इंश्योरेंस और बैंकिंग रिलेटेड हर छोटी से छोटी जानकारी हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको भी पर्सनल लोन लेना है और पर्सनल लोन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है? वॉच दिस फुल गाइड ऑन पर्सनल लोन सो आप भी आपका हार्ड एंड मनी बचा सकते हो। इस वीडियो से आपको पर्सनल लोन कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या लगती है पर्सनल लोन लेने के लिए, ये सभी की जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा मिलने वाली है। तो वॉच टिल द एंड है कि पर्सनल लोन क्या होता है। कोई भी लोन जब आपको आपके पर्सनल एक्सपेंस के लिए लेना है तो उसको पर्सनल लोन बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर होम रिनोवेशन के लिए आपको लोन लेना है या फिर मेडिकल बिल, इमरजेंसी फंड्स अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनल लोन ले सकते हो। जब आप कोई भी लोन लेते हो बैंक से तो आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है बैंक के पास या फिर कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो आपको गोल्ड एज एन कोलैटरल रखना पड़ता है बैंक के पास। तो कार लोन लेना है तो कार रखनी पड़ती है। होम लोन के केस में आपको प्रॉपर्टी, आपके घर, आपका होम रखना पड़ता है कोलैटरल के तौर पर। तो ये सिक्योर्ड लोन इसको कहा जाता है। पर्सनल लोन ये एक अनसिक्योर्ड लोन है जिसमें आपको कुछ भी कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है, तो बैंक को एक रिस्क होता है। इसीलिए पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली सिक्योर्ड लोन से थोड़ा ज्यादा होता है। पर्सनल लोन लेने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेनली दो ही तरीके यूज किए जाते हैं। फर्स्ट, इंस्टेंट ऐप लोन। आप सभी को पता होगा कि इंस्टेंट ऐप लोन कौन से होते हैं। नावी लोन, मनी व्यू, ये जो लोन होते हैं वो इंस्टेंट ऐप लोन होते हैं जहाँ पे कस्टमर जाके इंक्वायरी कर सकते हो और वो मोबाइल में आप इंस्टॉल करके आप इमरजेंसी फंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आप इंस्टेंट लोन आपने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट ऐप लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड ऑप्शन होता है बैंक। बैंक से मैं ज्यादा तो प्रेफर करती हूँ कि बैंक से ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि बैंक से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बैंक का सपोर्ट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, लोन रिस्केड्यूलिंग मिलता है, क्विक डिसबर्समेंट मिलती है। तो आप बैंक से बैंक के साइट के ऊपर जाके भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप बैंक में वॉक इन जाके भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जब हमें पर्सनल लोन लेना होता है तब हमें हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या पर्सनल लोन लेने के लिए या फिर कोई भी लोन लेने के लिए, वो चेक करना पड़ता है। बैंक चेक करती है और उसके बाद ही आपको लोन दिया जाता है। तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, तो आपका जो सैलरी होता है, जो आपको हर मंथ आपका जो सैलरी अकाउंट है जिसपे आपको सैलरी ट्रांसफर होके मिलती है, उसका कुछ परसेंटेज बैंक कैलकुलेट करती है एंड उसके ऊपर आपका एलिजिबिलिटी कंसीडर करके आपको लोन मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका सैलरी 50,000 है और 50,000 का बैंक फॉर एन एग्जाम्पल 60% ऑन योर नेट सैलरी कैलकुलेट करती है तो उसका 30,000 आपका एलिजिबिलिटी आता है। आप अगर एग्जिस्टिंग लोन के लिए पहले ही लोन के लिए कुछ EMI पे करते हो, आप मान लेते हैं कि आपका कोई कार लोन चल रहा है और उसका 15,000 का EMI आप पे करते हो, तो आप 15,000 माइनस करोगे जो आपका एलिजिबिलिटी आ रहा है 30,000 का, एंड उसके बाद जो एलिजिबिलिटी आपका बचता है वो आपका करंट एलिजिबिलिटी है, उतना ही सिर्फ आप EMI पे करने के लिए एलिजिबल हो। लोन लेने के लिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका सिबिल स्कोर होता है। सिबिल स्कोर के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो हमारे चैनल पे आप जाके देख भी सकते हो। इन डिटेल वीडियो है, उसमें आपको एग्जैक्ट सिबिल क्या होता है उसकी जानकारी मिलेगी। तो सिबिल रिपोर्ट में सिबिल स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसका रेंज होता है 300 से लेके 900 तक। अगर किसी का सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो उसको इजीली लोन मिलेगा। लेकिन ये भी मैटर करता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग लोन जो चल रहे हैं उसमें आपने कभी बाउंसेस या फिर कुछ डीपीडीज है तो आपको कुछ सेटलमेंट है तो आपको नए लोन लेने में परेशानी हो सकती है।
बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं पर्सनल लोन लेता हूँ तो मुझे कुछ फीस वगैरह देनी पड़ती है क्या पर्सनल लोन लेने के लिए? आपको इनिशियली कुछ भी नहीं देना है। जब आपका लोन प्रोसेस होगा, सैंक्शन होगा, तब आपको कुछ फीस होते हैं, बैंक के एक स्टैंडर्ड फीस होते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस होता है। वो आपका जब आपका लोन अमाउंट सैंक्शन होता है तो उसी में से डिडक्ट होके बाकी का जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो आपका जो सैलरी अकाउंट होता है उसके ऊपर आपको वो डिसबर्समेंट क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा आपको 2-3 और भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि पार्ट पेमेंट, फोरक्लोजर चार्जेस। जैसे कि अगर आपने अभी फॉर एन एग्जांपल आपने अभी 5 लाख रुपीस का लोन लिया है, आपको वो क्रेडिट हुआ है एंड आपको वो क्लोज करना है आफ्टर 1 ईयर, तो उसको फोरक्लोजर बोलते हैं। तो उसके भी कुछ परसेंटेज होते हैं, 2 to 3%। एंड पार्ट पेमेंट मतलब पार्टली पेमेंट करना। अगर आपके पास पूरी अमाउंट क्लोज करने के लिए फंड्स नहीं है तो आप पार्टली भी क्लोज कर सकते हो, तो उसके भी कुछ 2 to 3% चार्जेस होते हैं। ये जो चार्जेस है बैंक से बोलकर आप कम भी कर सकते हो। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी। कभी भी अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब कोई बैंक से आप लोन लेते हो तो आपको बोला जाता है कि ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या? जब आप लोन लेते हो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो उसमें वो पूरा टेन्योर खत्म होने तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाता है पूरे टेन्योर तक वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रहेगा। एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो आरबीआई का रेपो रेट है जो चेंज होता है, वे जब चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने लोन लिया है उसमें भी आपको डिफरेंस मतलब पता चल जाएगा। जैसे आरबीआई का रेपो रेट बढ़ेगा आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और कम होता है तो कम होगा। पर्सनल लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? मोर और लेस सब बैंक को सेम ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कोई भी लोन प्रोसेस करने के लिए। पहला जो पर्सनल लोन के लिए रिक्वायरमेंट रहती है डॉक्यूमेंट्स की, आपका 3 मंथ्स का पे स्लिप, आपका सैलरी क्रेडिटेड 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेसिडेंस प्रूफ। उसके आधार पे आप आपका जो आधार कार्ड का रेसिडेंस एड्रेस है तो वो भी कंसिडर किया जा सकता है, या फिर आपका वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हो। आपके पास अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फॉर्म 16 चाहिए, फॉर्म 26 AS चाहिए। आई होप पर्सनल लोन रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हुए हैं। इससे ज़्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और लोन ले सकते हो। पर्सनल लोन लेने के लिए आपको A few moments later. आई होप पर्सनल लोन रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हुए हैं। तो इसके बारे में और भी कुछ जानकारी अवेलेबल नहीं होती है, इतना ही सिर्फ होता है। आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, इजीली लोन ले सकते हो। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भूलिएगा मत कि आपको बेल बटन भी प्रेस करना है ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिल सके। और अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, हम ट्राई करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सके। बिकॉज एवरीथिंग फाइनेंस इज फिनटेक पूनम।